चले इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लीजिए, फिर 12 वाला, अच्छा मैं एक काम करता हूँ 12 वाला करवा देता हूँ, 11 आप लोग कर लेना, ठीक है। पहले अपन लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये तो था इलस्ट्रेशन 10 जो अपन ने कल कर लिया था। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 11 आप एक बार पढ़ो देखें। X draws on Y a bill of exchange for rupees 30,000 on April 1st, 2020 for 3 months. Y accepts the bill and send it to X, who gets it discounted for 28,800. X immediately remits 9,600 to Y. बेटा कैलकुलेटर काम में लो एक बार। अगर X के पास 28,800 रुपए आते हैं तो 28,800 में से वो X Y को कितने दे रहा है? 9,600। माइनस करो 9,600, मतलब 28,800 में से 9,600 अगर वो Y को भेज देगा तो खुद के पास 19,600 रह जाएंगे। बेटा 19,600 जो है ना वो 9,000 सॉरी 19,200 जो है वो 9,600 का 2 गुना है, यानी कि 2:1 हो गया ना बेटे। पिछले वाले केस में क्या था? 50-50% था, यहाँ पर रेशियो हो गया 2:1। तो जो 30,000 का बिल था उसमें से 28,800 लेस करो तो बटे की राशि 1,200 आएगी। पहले वाले केस में बट्टा जो था वो दोनों पक्षकार आपस में आधा आधा बांट रहे थे, इस केस में बटेगा 2:1 में, क्योंकि पैसे 19,200 एक्स के पास है और 9,600 वाई के पास, तो 2:1 का अनुपात हो जाएगा बेटे। On the due date, X being unable to remit the amount due, accepts a bill for rupees 42,000 for 3 months. देखो पहले वाले बिल का भुगतान नहीं हो सका, इसलिए Y ने X के ऊपर कितने रुपए का बिल लिखा, जिसे Y ने कितने में डिस्काउंट करवाया? 40,100। बताओ बेटा सबसे पहले इस राशि में से Y द्वारा पुराने वाले बिल का भुगतान किया जाएगा ना। अच्छा कैलकुलेटर लीजिए काम में। 40,110 में से अगर 30,000 का भुगतान हो जाए तो 10,110 रुपए वाई के पास सरप्लस मनी रहेगा बेटा। इस 10,110 में से आगे देखो क्या लिखा है, वाई सेंड्स 6740। देखो 10,110 में से 6,740 घटाओ 3,370, तो 6,740 गया एक्स के पास, 3,370 बचा वाई के पास। तो अभी भी 2:1 ही आया बेटा। तो जो बिल था 42,000 उसमें से 40,110 रुपए आप घटा दोगे तो कुछ 1,890 रुपए का शायद डिस्काउंट बनेगा। उस डिस्काउंट का भी बंटवारा किस अनुपात में होगा? 2:1 कर सकते हो। आगे देखो, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। हिज एस्टेट मतलब उसकी संपत्तियां पेइंग 50 पैसे इन द रुपए, यानी वाई को जो एक्स से पैसा लेना होगा उसका वो केवल कितना प्रतिशत? 50% ले पाया। किसकी बुक में एंट्री मांगी है? एक्स की। कर लोगे ना बेटे। तो अब ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ये मैं करवा देता हूँ, पढ़िए। Anil draws a bill for ₹9,000 on Sanjay on 5th April 2019 for how many months? 3 months. Which Sanjay returns it to Anil after accepting the same. Anil get it discounted with the bank for ₹8820 on which date? 8th April 2019 and remit का मतलब होता है पैसा भेजना। कितना पैसा भेज दिया? 1/3 पैसा भेजा है किसको? संजय। On the due date, Anil fails to remit the amount due to Sanjay, but he accepts a bill for rupees 12,600 for 3 months, which Sanjay discounts it for rupees 12,330 and remits 2,220 to Anil. Before the maturity of the renewed bill, Anil becomes insolvent and only 50% was realized from his estate on 15th of October 2019. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of Anil। और हम किसके बुक में भी करेंगे?
संजय। 10वां इलस्ट्रेशन 11वां और 12वें में राशियां अलग अलग है, पार्टीज के नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं है? करें शुरू। देखो लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12। वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। बेटा सबसे पहला वाला बिल कितने रुपए का था? 9,000। जो लिखा किसने था? अनिल ने। और स्वीकार किसने किया था? अनिल ने इस बिल को बैंक से 8,820 में डिस्काउंट करवा लिया और डिस्काउंट कितने का हो गया? 180। सही बोला मैंने? अनिल ने 8,820 रुपए का 1/3 पैसा किसको भेजा? संजय को। तो इधर आया पैसे किसके पास? अनिल के पास। इधर किसके पास? संजय। तो 8,820 का 1/3 निकालो। 1/3 2940। तो स्वयं के पास बचा होगा 5,880। 5,880। बात समझ आ गई? तो 180 का बंटवारा भी 2:1 में ही होगा ना? 120 कौन भुगतेगा? अनिल। और 60 रुपए भुगतेगा संजय। फर्स्ट बिल का पेमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या बनाया गया? सेकेंड बिल। बताओ सेकेंड बिल कितने का? 42,000 का आ गया। 40,000 2,000 का जो बिल था इसे बैंक से डिस्काउंट कराया गया। ओ दूसरा वाला बिल दूसरे क्वेश्चन पे चला गया। सेकेंड बिल 12,600 का है ना? 12,600। 12,600 वाले बिल को बैंक से 12,330 में बना लिया गया बेटा। डिस्काउंट बताओ कितना आया? 270। सबसे पहले क्या पुराने वाले बिल का पेमेंट किया जाएगा? कितना बचा? 3,330। ओके बेटा। 3,330 में से संजय ने अनिल को कुछ पैसे भेजे हैं बेटा। कितने भेजे? 2,220। तो स्वयं के पास कितने रह गए होंगे? 1,110। देखो 1,110 का 2 गुना ही तो 2,220 होता है ना बेटा। अभी भी रेशियो 2:1 ही है ना? तो जो 270 का डिस्काउंट आएगा उसमें अनिल कितना नुकसान उठाएगा? 180। संजय कितना उठाएगा? बात समझ में आ गई? अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये इधर कौन है? अनिल। इधर बेटे संजय। अगर अपन बात करें पहले बिल की तो पहले बिल में अनिल के 5,880 तो लिए वो देने बनते थे और 120 रुपए का क्या था? डिस्काउंट। तो पहले बिल में अनिल की हिस्सेदारी कितनी हुई? 6,000। तो संजय की 2,940 प्लस 60 बोले तो 3,000। आगे बेटे बात समझ। दूसरे बिल की बात करें तो अनिल के पास 2,220 की राशि प्लस 180 रुपए का डिस्काउंट। 2,400 हो गया बेटा। इसके बाद देखो 1,110 रुपए का अमाउंट, 90 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न में भुगतान करने की जो जिम्मेदारी थी उसकी अनिल की थी 8,400 और संजय की थी 4,200। ठीक है बेटा। लेकिन अनिल क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। और बिल स्वीकार भी किसने ही किया था? तो बैंक सबसे पहले पैसे किससे मांगा होगा? अनिल से पैसा नहीं मिला तो बैंक ने सारे 12,000 के 12,600 किसके खाते से निकाले, जबकि संजय को 12,600 नहीं देने चाहिए थे। संजय को तो मात्र 4,200 ही देने चाहिए थे। तो जो 8,400 संजय के बैंक खाते से ज्यादा निकले वो उसने किसके दिए? इसलिए संजय द्वारा पैसे किससे मांगे जाएंगे? और चूंकि अनिल क्या हो चुका है? डिसऑनर नहीं, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी के केस में संजय को अनिल से मात्र कितने पैसे मिल रहे हैं? 50%। करें हम लोग एंट्री? नोट करना है आपको? कर लो।
कर लिया नोट? टेन मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बीआरएस पे भी 10 मार्क्स का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी 10 मार्क्स का। हो गया नोट? चल, कितने पक्षकारों की बुक्स में एंट्री होगी? दो। पहले का नाम, दूसरे का नाम संजय। अब देखिए आपको पूरी सिस्टम समझ में आ गया। सबसे पहले एंट्री बताओ, पहले बिल बनाने की होगी ना? ये बुक किसकी होगी बेटे? अनिल की। ये होगी संजय की। तो अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। सबसे पहला बिल बनाया था अनिल ने, इसलिए अनिल की बुक्स में आएगा बीआर। करेक्ट। बीआर अकाउंट डेबिट टू संजय, जो कितने रुपए का आया? 9,000। संजय की बुक में एंट्री आई अनिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, कितने रुपए का हुआ? 9,000। आगे बेटे बात समझ। अनिल ने इस बिल को बैंक से क्या कर लिया? बट्टे पर बना लिया। एंट्री बोलिए, बैंक। शाबाश। बैंक में आए 8,830। 180 रुपए का क्या लगा? डिस्काउंट। और बिल कितने का हो गया? 9,000। क्या ये लेखा संजय के बुक में होगा? अनिल ने 1/3 पैसा किसको भेजा बेटे? संजय को। संजय डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। बैंक में से कितने पैसे भेजे उसने? 2,940। 60 रुपए का बट्टा एडजस्ट कर लिया तो 9,000 का 1/3, 3,000 हो गया बेटा। पैसे किसके पास आए? संजय के पास। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2,940, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60 रुपए टू अनिल, कितना रुपीस? 3,000। आगे बेटे बात समझ। जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आनी थी, बैंक पैसे किससे मांगने आता? संजय से। संजय ने कहा मेरे पास भी पैसे नहीं है, अनिल ने कहा मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए संजय द्वारा नया बिल बनाया गया होगा। तो संजय के लिए बना बीआर। एंट्री बोलिए, बीआर अकाउंट डेबिट टू अनिल, कितने रुपए का बना? 12,600। तो बेटा अनिल के लिए क्या हुआ? संजय अकाउंट डेबिट टू बीपी 12,600। इस बिल को किसके द्वारा बट्टे पर भुना लिया जाएगा? संजय के द्वारा। एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक में पैसे आए 12,330, बट्टा लगा 270 और बिल कितने का हो गया? 12,600। आगे बेटे बात समझ। क्या इसका लेखा अनिल की बुक्स में रिकॉर्ड होगा? क्योंकि इसमें वो शामिल नहीं है। नाउ आगे चलते हैं। संजय द्वारा सबसे पहले 12,330 में से पुराने वाले बिल 9,000 का भुगतान किया जाएगा।
संजय की बुक में एंट्री क्या होगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 9,000 रुपए। इधर क्या कोई एंट्री होगी? नो। अब देखो एक बार, संजय के पास अभी अभी कितने पैसे आए थे, उसमें से उसने कितने पेमेंट कर दिए? सरप्लस मनी 3,330 बचा बेटा। इस 3,330 में से वो पैसे किसको दे रहा है? अनिल को। एंट्री बोलेंगे अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। 2,220 रुपए दिए थे उसने, 180 का क्या लगा था? डिस्काउंट। तो अनिल डेबिट हो गया 2,400 से। पैसा किसके पास आ रहा है? अनिल के पास। बैंक अकाउंट डेबिट 2,220, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 180 टू संजय 2,400। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस बिल का मालिक कौन बन चुका है? बैंक। बैंक सबसे पहले पैसे किससे मांगेगा? अनिल क्या हो गया? तो बैंक सारे पैसे किससे लेगा? संजय किससे लेगा? अनिल से। तो जिस व्यक्ति से बिल मिला था उसको वापस से डेबिट कर देंगे, और चूंकि पैसे बैंक से चले गए इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 12,600। कल बताया था ना मैंने कि ये वाली एंट्री में बी आर डेबिट टू अनिल हुआ था, तो बी आर तो यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन अभी तक अनिल क्या है? क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो जो पैसा बैंक में आया था वो वापस भी जाएगा, और जो अनिल क्रेडिट हुआ था वो डेबिट भी होगा। इसलिए देखो एंट्री क्या हुई? अनिल जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया, और जो पैसा बैंक में आया था वो चला भी गया, 270 रुपए ज्यादा चला गया बस। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या इधर की तरफ अनिल को जो उसने संजय के फेवर में बीपी स्वीकार किया था उसे कैंसिल करना पड़ेगा ना? एंट्री क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू संजय। कितने रुपीस का? 12,600। अच्छा, एक बैंक को तो हमने नॉर्मल तरीके से पैसा दे दिया था, एक बैंक हमसे जबरदस्ती पैसा लेके चला गया। तो संजय द्वारा भुगतान किया गया था 12,600, लेकिन इस 12,600 में उसके द्वारा भुगतान केवल और केवल 4,200 का ही किया जाना था। तो उसने जो एक्स्ट्रा भुगतान किया वो किसके हिस्से का किया? यानी संजय की बुक में अनिल के खाते का बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है। वो अपन शुरू से लेकर क्रेडिट तक करके देखेंगे तो संजय की बुक में अनिल के खाते का बैलेंस 8,400 डेबिट ही आएगा, और अनिल की बुक में संजय के खाते का शेष 8,400 क्रेडिट ही आएगा। अब क्या संजय को पूरे पैसे मिले? नो सर। एंट्री बोलिए बैंक डेबिट डेट्स डेबिट टू अनिल। हाँ जी, बैंक में कितना पैसा? 4,200। दो कितना गया? 4,200, और ये कितना हो गया? 8,400। समझ गए बेटा? अनिल की बुक्स में एंट्री बोलिए। टू बैंक टू डेफिशिएंसी। संजय को डेबिट कितना कर देगा वो? 8,400। पैसा कितना दे देगा? 4,200, और डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4,200। ऑल क्लियर बेटा? यस सर। करेक्ट। इजी लगा क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो आपको होमवर्क में मैं दो काम दे रहा हूँ, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 दे रहा हूँ, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने बाकी रहे हैं, बाकी तो अपना चैप्टर खत्म हो गया बेटे। ये तीसरा तो डॉन वाला मैंने करवा दिया था ना, पहला और दूसरा आप कर लेना है ना। अगर आईसीआई मॉड्यूल है तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और अगर एमसीसी मॉड्यूल है तो 13 नंबर और 14 नंबर। मतलब डॉन से शुरू वाले दो क्वेश्चन है ना वो आपको करना है। एक छोटा सा टॉपिक रहा है इसमें थ्योरी का, आपने नोट कर लिया क्या? पेंडिंग रहा है तो नोट कर लो। एमसीसी में 13 और 14 नंबर, आईसीआई मॉड्यूल में पहला और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नोट कर ले एक बार।
कितना बाकी रहा बेटे? लास्ट एंट्री। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे, प्रोमिसरी नोट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र। लिखो प्रोमिसरी नोट, PRO MISORRY, प्रोमिसरी नोट। ब्रैकेट में लिखे प्रतिज्ञा पत्र। ये क्या चीज है? ए ने माल किसको बेचा है अब तक? बी को। तो बिल बनाने वाला कौन था? स्वीकार करने वाला कौन? तो ए बना ड्रॉर, बी बना ड्रॉर। ए बी को आदेश देगा कि मैं तेरे पर जो बिल बना रहा हूं उस बिल का पेमेंट या तो तुम मुझे कर देना या मेरे द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को करना या बिल के धारक को करना। दूसरी कहानी क्या हो सकती है? ए ने माल बेचा है बी को, तो ए बिल बनाता उससे पहले ही बी ने कहा तुम्हें बिल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही एक प्रतिज्ञा पत्र बनाकर ये स्वीकार कर लेता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इस वचन पत्र में लिखी हुई राशि का भुगतान या तो स्वयं तुम्हें या तुम्हारे द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को दे दूंगा। तो इस प्रकार का जो नोट बनता है इसे ही प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, फटाफट लिखो बेटा इसमें। प्रतिज्ञा पत्र से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है, प्रतिज्ञा पत्र से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसमें पत्र लिखने वाला व्यक्ति, जिसमें पत्र लिखने वाला व्यक्ति किसी निश्चित व्यक्ति को यह वचन देता है, किसी निश्चित व्यक्ति को यह वचन देता है कि वह पत्र में लिखी हुई निश्चित धनराशि का भुगतान या तो उसे या उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को कर देगा। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन में लिखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रावधानों के अनुसार एक प्रतिज्ञा पत्र को धारक को दे नहीं बनाया जा सकता। प्रतिज्ञा पत्र को धारक को दे नहीं बनाया जा सकता। धारक मतलब होल्डर, बियरर, जिसके पास क्या होगा? प्रतिज्ञा पत्र होगा। धारक को दे नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? भारतीय करेंसी, भारतीय मुद्रा देखिए ना, 100 का, 200 का, 500 का नोट, उस पे RBI गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और वो लिखता है मैं धारक को, अगर 100 रुपए का नोट है, धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इंग्लिश में लिखा होता है I promise to pay the bearer a sum of ₹100। बेयरर मतलब जिसके पास वो नोट है। सड़क पे चलते हुए आपको 100 रुपए का नोट मिल गया तो आप उसके मालिक हो गए। आपके हाथ से 100 रुपए का नोट होकर किसी और को मिल गया तो वो उसका मालिक हो गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का ये कहना है कि अगर प्रोमिसरी नोट को भी किसी भी व्यक्ति को धारक को दे बना दिया जाएगा तो पहले से ही एक प्रतिज्ञा पत्र करेंसी के रूप में काम कर रहा है।
अगर वो करेंसी की तरह दूसरे नोट भी काम करने लग जाएंगे तो भारतीय करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान या तो जिस व्यक्ति के पक्ष में प्रतिज्ञा की गई है उसको किया जाएगा, या जिसके पक्ष में प्रतिज्ञा की गई है अगर वो हमें कहता है कि मुझे पैसा देने के बजाय किसी और को देना, यानी एंडोर्स कर देता है, तो उसका भुगतान उस अन्य व्यक्ति को कर देंगे, धारक को भुगतान नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? आगे लिखो बेटे, एक लाइन छोड़कर। एक प्रतिज्ञा पत्र में दो पक्षकार होते हैं। देखो, पहला प्रतिज्ञा पत्र बनाने वाला, ब्रैकेट में लिखो मेकर। मेकर मतलब जिसने प्रतिज्ञा पत्र बनाया है। दूसरा लिखो राशि प्राप्तकर्ता, ब्रैकेट में लिखो पेई, PAY पेई मतलब जिस व्यक्ति को प्रतिज्ञा पत्र की राशि का भुगतान होगा उसे क्या नाम देते हैं, पेई। ओके बेटे, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी लिखवा रहा हूं, लिखिए एक लाइन छोड़कर। विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। भाई एक तो था विनिमय बिल और एक था प्रतिज्ञा पत्र, इसमें अंतर क्या है? एक लाइन ड्रॉ कीजिए बीचों बीच, आपके बाएं हाथ की तरफ लिखिए विनिमय बिल, लेफ्ट साइड में लिखो विनिमय बिल, राइट साइड में लिखो प्रतिज्ञा पत्र। आपसे कोई पूछे कि यार बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है, तो अपने को जवाब देना पड़ेगा। पहले लिखो विनिमय बिल में यह एक आदेश पत्र है, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा होगा तो वह जिस व्यक्ति के ऊपर बिल बना रहा है उसको आदेश देगा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम्हें इस बिल की राशि का भुगतान या तो मुझे करना होगा या मेरे द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को करना होगा या बिल के धारक को करना होगा। दूसरे में लिखो प्रतिज्ञा पत्र में यह एक वचन पत्र है, इसको समझो बेटे। वचन पत्र कैसे? पहले वाले केस में तो बनाने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश दे रहा है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में बनाने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को वचन देता है कि मैं वचन देता हूं कि तुम जैसा कहोगे वैसा मैं भुगतान करूंगा। बात समझ में आ गई? दूसरा लिखो बेटे, विनिमय बिल को स्वीकृति की आवश्यकता होती है। विनिमय बिल को स्वीकृति की आवश्यकता होती है। याद कीजिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था ड्रॉअर का काम बिल लिखना होता है, ड्राफ्ट करना होता है। उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? ड्रॉई के स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में स्वीकृति की आवश्यकता होती है। लेकिन वचन देने वाला व्यक्ति जब खुद ही कह रहा है कि मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा, तो फिर उसकी स्वीकृति की आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं है। पक्का? इसमें लिखो प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लिख लिया बेटा? तीसरा अंतर लिखें, विनिमय बिल में तीन पक्षकार होते हैं। पहला लेखक, दूसरा स्वीकारकर्ता और तीसरा भुगतान प्राप्त करता। लेकिन अभी अभी मैंने आपको प्रोविजन में केवल कितने पक्षकार बताए? लिखो प्रतिज्ञा पत्र में
प्रतिज्ञा पत्र में दो पक्षकार होते हैं। पहला लेखक, दूसरा भुगतान प्राप्त करता। देखो, ए ने बिल बनाया तो ये हो गया बनाने वाला व्यक्ति, जिसे क्या नाम दिया गया, ड्रॉअर। किस पर बनाया गया, तो फिलहाल आपको दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ड्रॉअर और ड्रॉअर। अगर बिल किसके पास ही रह जाए तो ए ही क्या बन जाएगा, पेई। और अगर ए ने अपना बिल किसके पक्ष में इंडोर्स कर दिया तो सी क्या बन जाएगा, पेई। तो आपको तीन पक्षकार दिख रहे हैं, बनाने वाला, स्वीकार करने वाला और पैसा प्राप्त करने वाला। ठीक है। एक्स ने माल किसको बेचा, एक्स बिल बना सकता था, लेकिन वाई ने कहा एक्स बिल मत बनाओ, मैं तुम्हें वचन पत्र दे देता हूं। तो वचन पत्र बनाने वाला और भुगतान करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हो गए। यहाँ बनाने वाला अलग था, भुगतान करने वाला अलग था। यहाँ बनाने वाला भी वाई है क्योंकि वचन वो दे रहा है, और चूंकि वो वचन दे रहा है तो पैसे भी उसके द्वारा ही दिए जाएंगे। तो दो व्यक्तियों का काम, इसलिए देखो बेटे वहां पे कितने हैं, दो। यहाँ कितने बेटे, तीन। और यहाँ पे पैसा किसको मिलेगा, या फिर कोई अन्य व्यक्ति को मिलेगा। तो एक तो हो गया भुगतान देने वाला, एक हो गया भुगतान प्राप्त करने वाला। क्या हुआ, हाँ बेटे बात समझ में आ गई आपको, कितने अंतर हो गए देखिए, तीन। चौथा लिखो, फटाफट लिखो, विनिमय बिल में लिखो। विनिमय बिल में बिल का भुगतान, विनिमय बिल में बिल का भुगतान धारक को किया जा सकता है, धारक को किया जा सकता है। धारक मतलब जैसे बिल अपन ने बैंक को दिया था तो बैंक बिल का धारक हो गया था। हमने बैंक को दिया, जाओ बैंक बिल का पैसा कलेक्ट करके लिया, तो बिल का धारक कौन हो गया था, बैंक हो गया। मेरे पास बिल है, याद है वो मैंने मोदी से कहा था जाके पटेल को पैसा दे देना। डॉन वाले क्वेश्चन में मैंने जॉन को कहा था जाके पैसा मोदी उसको सिंह को दे देना, समझ गए ना। ठीक है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में तो धारक को भुगतान किया जा सकता है, लेकिन किसमें नहीं हो सकता, प्रतिज्ञा पत्र, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन करेंसी क्या है, प्रॉमिसरी नोट है जो किसी अन्य धारक को भुगतान हेतु योग्य है। इसलिए इंडियन करेंसी के अलावा कोई और प्रॉमिसरी नोट धारक को भुगतान योग्य नहीं है। लिखिए, प्रतिज्ञा पत्र को धारक को दे नहीं बनाया जा सकता, प्रतिज्ञा पत्र को धारक को दे नहीं बनाया जा सकता। बेटा मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी लिखवा दी, प्रॉमिसरी नोट की थ्योरी लिखवा दी। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बीआर बीपी की एंट्री होती है वही प्रॉमिसरी नोट में भी बीआर और बीपी की ही एंट्री होती है। प्रॉमिसरी नोट बनाया किसने, भुगतान करने के लिए बनाया ना, तो उसके लिए प्रॉमिसरी नोट पे करने वाला हुआ, और वाई के लिए और एक्स के लिए वो प्रॉमिसरी नोट पैसा लेने वाला हुआ। तो एक्स की बुक में बीआर अकाउंट डेबिट होगा और वाई की बुक में बीपी अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी सेम एंट्री वैसे की वैसे। दूसरा, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने होमवर्क में करने को दिया और मुझे उम्मीद है कर लोगे तुम लोग, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2। कोई डाउट आएगा तो डिस्कस करेंगे, वरना मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश कर लेना। कोई डाउट होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन हमारा अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, आपकी क्लास का टाइम 3:15 तक कर दिया है ना, 3:15 तक। 1-2 दिन की बात है, फिर टाइम चेंज हो जाएगा।